नमस्कार। देखिए, आज से यूपी पीसीएस 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग टेस्ट के रूप में देखेंगे। और अभी रिसेंटली जो आरओ एग्ज़ाम हुआ है, उसके दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न छांट कर आपको कराए जाएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से इन्वायरमेंट और हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग भी इसका उत्तर देते चलिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? अब तक आप लोगों ने इसका उत्तर भी देख ही लिया होगा। इसमें ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित है। मछलियों में ड्रॉप्सी रोग ये पारा की वजह से होता है। मछलियों में ड्रॉप्सी और मनुष्य में मिनीमाटा रोग ये दोनों पारे के कारण होता है। ओके, शेष तीनों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इटाई रोग ये फ्लोराइड नहीं बल्कि कैडमियम की वजह से होता है। ओके, जबकि ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग जानते होंगे। ये जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से शिशुओं को होने वाला रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन संचरण को कम कर देता है, जिससे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो स्केलेटल फ्लोरोसिस है ये जल में फ्लोराइड मिलने के कारण होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक थैले की मोटाई कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, आप सभी को पता है। इसको जब हम जलाते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्जीफीन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक अधिनियम के तहत प्लास्टिक थैले की जो मोटाई है उसको 50 माइक्रोन निर्धारित की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, पहले ये 40 माइक्रोन थी लेकिन उसको बढ़ाकर 50 माइक्रोन किया गया। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हंगुल यूरोपीय रेंडियर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में स्थित है। देखिए, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हंगुल जो है इसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है और ये जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु भी है। वहाँ के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ओके, अगला है, भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की? पहली वन नीति भारत सरकार द्वारा 1952 में जारी की गई थी और इसमें जो पहली बार संशोधन हुआ वो 1988 में हुआ था। ठीक है, और 1988 में जब संशोधन हुआ तो उसी समय ये डिसाइड किया गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन को लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ओके, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना किसके तहत की गई है? 2007 में भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एक सांविधिक संस्था के रूप में गठित किया था। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2007 में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ओके, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। दूसरा कथन है, कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है। तो इसमें देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बहुत ही फेमस है। ये ओजोन संरक्षण से संबंधित नहीं है बल्कि ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन एक जो कथन एक है वो तो गलत है, लेकिन कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। केवल 2 इसमें सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 2000 ईस्वी में कोलंबिया के कार्टाजेना नामक स्थान पर जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था और उसमें एक समझौता हुआ था, उसी को कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ओजोन संरक्षण से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो ओजोन से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, रियो +10 जिसको जोहानसबर्ग सम्मेलन भी कहा जाता है 2002 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? देखिए, इसका संबंध सतत विकास से है।
इसको रियो प्लस 10 क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतत विकास पर जो पहला सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, उसी के ठीक 10 साल बाद 2002 में ये जोहानसबर्ग में हुआ, इसीलिए इसको रियो प्लस 10 कहा जाता है। ये सतत विकास से संबंधित है। ओके, अगला है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में UNEP कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें UNEP वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और दिशा की समीक्षा करती है इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है साई पाई नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर स्थित है? साई पाई ये एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, इसके आसपास विंध्य क्षेत्र में स्थित है, यानी ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है। ओके, यहाँ से साईपाई से तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है। और इस क्षेत्र में कुछ और भी ताम्रपाषाणिक स्थल थे जिनका नाम आप लोग जान लीजिए, नरहन, खैरडीह, सोघौरा और इमलीडीह। ये 4 बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये भी यूपी में ही स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा कथन है यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनें। देखिए इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि देखिए यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है शतपथ ब्राह्मण और एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा है। इसमें कृषि और सिंचाई का उल्लेख है। इसी में राम कथा, जल प्लावन का वर्णन और स्त्री को अर्धांगिनी इसी में ही बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ललित विस्तार ये बौद्ध साहित्य है, इसका संबंध किससे है? देखिए ललित विस्तार में बुद्ध की जीवनी वर्णित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ललित विस्तार ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि बुद्ध की जीवनियों से संबंधित है। ओके, अगला है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के पास गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजा था? श्रीलंका का शासक मेघवर्मन गुप्त ये समुद्रगुप्त के पास गया था और एक बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति प्राप्त इसने की थी। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। समुद्रगुप्त आप लोग जानते हैं, समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, जिसमें गरुड़, धनुर्धर, अश्वमेघ, बीड़ा इत्यादि प्रमुख उसकी मुद्राएं थी। इसको पृथव्या प्रथम वीर भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके, अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दिल्ली के चाहमान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। दूसरा कथन है इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। देखिए दिल्ली के जो चाहमान वंश की स्थापना वो 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसने अजमेर के नगर की स्थापना नहीं की थी, यानी ऑप्शन 2 इसमें गलत है, 1 सही है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। केवल 1 अजमेर नगर की स्थापना इसने नहीं बल्कि इसी वंश के शासक अजय राज द्वितीय ने की थी। क्या नाम है? अजय राज द्वितीय। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी? अकाल संहिता अकाल पीड़ितों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया था और इन सब के अलावा इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको दीवाने को ही कहा जाता है। इसी के शासनकाल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी आया था, जिसने अपनी पुस्तक रेहला अरबी भाषा में लिखी थी। ओके, अगला है तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर के कितने अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है? तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसको आईने जहांगीरी भी कहा जाता है। इसमें कुल 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ये मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा खुद फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इसमें भी लॉर्ड डलहौजी की निम्नलिखित में से किस या किन विकास कार्यों का श्रेय दिया जाता है?
आपको बताना है। पहला है बॉम्बे और ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का, भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से परिचय कराने का, और प्रथमतः एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने का, PWD जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों ही कार्य लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कुछ प्रमुख कार्य आपको हम बता दें। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत इसी ने की थी, डाक प्रणाली में सुधार इसने किया था, वुड डिस्पैच इसी के काल में आया था 1854 में, बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन इसी ने बिछाई थी इसी के काल में, और पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के ही काल में हुई थी। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा। अगला है कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक थे? ये रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इस व्यवस्था में क्या होता था, इसमें प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मान लिया जाता था और उसके साथ लगान देने की शर्त तय कर दी जाती थी। अतः यह जो व्यवस्था होती थी वो सीधे किसानों से होती थी। ओके, इसमें बीच में कोई अलग व्यक्ति नहीं होता था। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और ये ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। चारों कथन में मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कथन है, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, बिल्कुल सही है। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ जिसके नेता मजनू शाह और चिराग अली थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसमें ये गलत है। कुकी विद्रोह ये पंजाब में नहीं हुआ था बल्कि मणिपुर में हुआ था, जबकि पंजाब में एक इसी के नाम से मिलता जुलता कूका आंदोलन हुआ था भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसीलिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। कुकी मणिपुर, कूका पंजाब में। ओके, अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? पहला कथन है, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव। दूसरा है, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक। और तीसरा कथन है, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, केवल एक ये सही है, शेष दोनों गलत हैं। देखिए, 1883 में इल्बर्ट बिल आया था न्यायपालिका में और ये नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही एक विधेयक पेश किया गया था CP इल्बर्ट के द्वारा। लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था और जिस कारण ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था, इल्बर्ट बिल विवाद। ओके, तो ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर्जन ने पूसा दिल्ली में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1901 के माध्यम से उसने काश्तकारों को दखल करने की पहल की थी। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। देखिए, ये दोनों ही इसमें गलत हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। ओके, पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर्जन ने पूसा एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो की थी, लेकिन ये दिल्ली में नहीं था, ये बिहार में स्थित था। ओके, दूसरी बात, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1901 के माध्यम से उसने काश्तकारों को बेदखल करने की पहल नहीं बल्कि बेदखली से बचाने की पहल की थी। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन 2 भी गलत होगा। ओके, अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में जनता ने निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसकी गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था? आप सभी को पता है, ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, जिनके विरोध में एक बहुत बड़ी जनसभा की जा रही थी। वहीं पर जनरल डायर ने निःशर्त तरीके से सभी पर गोलियां चलाई थी। 13 अप्रैल 1919 की वो डेट थी, वो समय था जिसी को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस छोड़ दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर शेष सभी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी।
आगे चलकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1938 और 1939 में। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। दूसरा कथन है एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। तो इसमें ऑप्शन 2 यानी दूसरा कथन सही है, केवल 2। पहला कथन इसमें नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि 1921-22 में जो एका आंदोलन चला था वो बंगाल में नहीं बल्कि अवध में चला था। अवध के हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर जिले में ये मुख्य रूप से चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन और कानपुर षड्यंत्र केस। देखिए इसमें क्या होगा, मेरठ षड्यंत्र ये 1929 में हुआ था, ओके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ये 1928 में गठित हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई थी और कानपुर षड्यंत्र केस ये 1924 में हुआ था। तो यानी सबसे पहले 4 रहेगा, फिर आपका रहेगा 2, फिर 1 और फिर 3। 4 1 2 3 सॉरी 4 2 1 3 यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन भागीदारी की भूमिका में सत्य हैं? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। पहला मैं पढ़ रहा हूँ, मुस्लिमों की भागीदारी या सहयोग आंदोलन के स्तर की नहीं थी। दूसरा है, बुद्धिजीवियों के विरोध प्रदर्शन के रूप में गिरावट आई थी, जैसे कि वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना तथा छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेना। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो इसमें दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है और दोनों ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, ओके। तो ये आज का आपका टेस्ट हुआ, पहला दिन था। धीरे धीरे प्रश्न और बढ़ेंगे और अच्छे भी प्रश्न आएंगे। मैं खुद इसको बनाऊंगा, अपने कुछ प्रश्न मैं खुद ही डालूंगा, ओके। नमस्कार।